हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों को उनके बॉटनी के पेपर सेकंड में मैं फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। और जनरल कैरेक्टर्स में पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिस्ट्री और उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया था। और आज जो है वो मुख्य रूप से शुरुआत करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखिए, थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई। तो जो फंजाई होते हैं उनका जो थैलस होता है या प्लांट बॉडी होता है वो अत्यंत ही सिंपल या सरल होता है। और इसको हम कहते हैं थैलस लाइक प्लांट बॉडी। यह एक सिंपल वेजिटेटिव संरचना होती है जिसमें किसी भी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे थैलस कहते हैं। अर्थात जो बॉडी है प्लांट बॉडी वो रूट स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। सभी यूमाइकोटा या ट्रू फंजाई में मुख्यतः दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। इसमें पहला आता है नॉन माइसीलियल और यूनिसेल्यूलर थैलस। कुछ फंजाई जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स में थैलस या पादप शरीर नेकेड होता है, अर्थात प्लाज्मोडियम के रूप में पाया जाता है। परंतु कुछ सदस्य जैसे कि यीस्ट, ऑल्पीडियम एवं सिनकाइट्रियम इत्यादि उदाहरणों में थैलस एक कोशीय एवं भित्तियुक्त होता है और इसकी आकृति अंडाकार या गोलाकार अथवा इर्रेगुलर होती है। यीस्ट के प्लांट बॉडी या कोशिका में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बडिंग द्वारा अनेक उभार या अतिवृद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। यह बडिंग की क्रिया तीव्र होती है, तो इस वजह से यीस्ट की कोशिकाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार की संरचना को स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। ये आगे हम इसको चित्र में भी देखेंगे। कुछ अन्य उदाहरणों में फिलामेंटस फंजाई प्रजातियों में भी आभासी या सूडोमाइसीलियम का निर्माण देखा गया है, जैसे कि शर्करा की अधिक सांद्रता पर गण म्यूकोरियल्स के सदस्यों में। कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि राइजोफीडियम एवं अन्य तंतुविहीन कवकों में वृद्धि की धीमी गति के कारण आधारीय भाग में एक विशेष प्रकार का मूलाभास या राइजोमाइसीलियम विकसित हो जाता है। दूसरा प्रकार का आ जाता है फिलामेंटस और माइसीलियल थैलस। अधिकांश ट्रू फंजाई यूमाइकोटा प्रभाग की कवक प्रजातियों में पादप शरीर या थैलस पतले लंबे धागों या सूत्रवत या तंतुमय संरचनाओं का बना होता है, जिसको हाइफे या सिंगुलर हाइफा कहते हैं। इस शब्द हाइफा की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अन्य शब्द हाइफ से हुई थी, जिसका अर्थ है जाल, क्योंकि यहाँ अनेक कवक तंतु या कवक सूत्र मिलकर एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए यह नामकरण किया गया है। यह असंख्य कवक सूत्र या कवक तंतु के निर्माण समग्र रूप से मिलकर जिस जाल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं उसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। विभिन्न कवक प्रजातियों के कवक सूत्र एसेप्टेट या सेप्टेट हो सकते हैं। इनमें सेप्टा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर कवक जाल निम्न दो प्रकार से हो सकते हैं। इसमें पहला आ जाता है नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट हाइफे। इस प्रकार के कवक सूत्र हाइफे मुख्यतः फाइकोमाइसीटीज के सदस्यों में पाए जाते हैं। इसके कवक तंतु में अनुप्रस्थ सेप्टा अनुपस्थित होते हैं तथा इनके कोशिका द्रव्य में असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार की कवक जाल को संकोशिकीय अवस्था या सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। यह कवक जाल संरचना वर्ग ज़ैंथोफाइसी की शैवाल वाउचेरिया में के थैलस के समान दिखाई देती है और इसी कारण इस वर्ग के सदस्यों को शैवालीय कवक या एल्गल फंजाई कहा जाता है। हालांकि यहाँ कवक जाल पट रहित होता है, परंतु इसमें भी वाउचेरिया के समान ही जनन संरचनाओं के परिवर्धन के समय अनुप्रस्थ पट बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रजनन संरचनाओं एवं शेष थैलस के बीच सुस्पष्ट सीमा निर्धारण हो जाता है। एक अन्य उदाहरण एलोमाइसीज में आभासी पट या स्यूडोसेप्टा पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये विभिन्न प्रकार के फंजाई के थैलस हैं। ये देखिए ऑल्पीडियम, ये है यीस्ट, यहाँ पे है स्यूडोमाइसीलियम ऑफ ईस्ट,
सिनोसिटिक माइसीलियम अर्थात इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियाई हैं देखिए। और ये देखिए सेप्टेट माइसीलियम, इसमें ये सेप्टा में देखिए बने हुए, ये सेप्टा है देखिए, ये सेप्टा बने हुए हैं, ये सेप्टा बने हुए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के थैलस हो गए जो इसमें कवकों में पाए जाते हैं। अभी स्टार्टिंग है ये, एक तो सिंगल सेल वाले थैलस और एक है फिलामेंटस थैलस, और फिलामेंटस में ए सेप्टेट एंड सेप्टेट। तो यहाँ पर देखिए अब आ जाते हैं अपन सेप्टेट प्रकार के थैलस पर। इस प्रकार के जो माइसीलियम होते हैं मुख्यतः वर्ग एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं। इनमें ट्रांसफर सेप्टा की उपस्थिति के कारण कवक सूत्र सुस्पष्ट रूप से अनेक कोशिकाओं में विभेदित दिखाई देते हैं। कवक सूत्र की प्रत्येक कोशिका या खंड में एक, दो या अनेक केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। ये पट कवक तंतुओं में समान दूरी पर पाए जाते हैं। विभिन्न प्रजातियों में संरचना के आधार पर निम्न प्रकार के पट होते हैं। ये देखिए पहला है इसमें सॉलिड सेप्टा। फाइकोमाइसिटीज संवर्ग के सदस्यों की जनन संरचनाओं के आधारीय भाग में प्राय इस प्रकार के पट पाए जाते हैं। यह कोशिका विभाजन के बिना निर्मित होने वाली सबसे सरल पट संरचना है, जिसमें एक पूर्ण आर पार भित्ति या क्रॉस वॉल दिखाई देती है। उदाहरण के लिए स्क्लेरोस्पोरा। फिर आ जाता है परफोरेटेड सेप्टा। इस प्रकार की पटीय संरचना प्राय एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में कवक तंतुओं में पाई जाती हैं। यहाँ दो कोशिकाओं के बीच उपस्थित विभाजन भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये सरल प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं अन्य कोशिका उपांगों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए जियोट्राइकम। इसके बाद में आ जाता है बॉर्डर्ड पिट टाइप सेप्टा। इसमें देखिए बॉर्डर्ड पिट टाइप सेप्टा कवक तंतुओं की विभाजन भित्ति में उपस्थित ये छिद्र विभाजन भित्ति के द्विशाखी किनारों द्वारा ढका रहता है तथा इसकी आकृति शंकुधारी वृक्षों की वाहिनियों में उपस्थित गर्तों के समान होती है। इस प्रकार के पट में प्लग के रूप में एक विशेष पदार्थ वाइअम्बोनेट पाया जाता है। यह प्लाज्मा कला में उपस्थित रहता है एवं छिद्र को ढके रहता है। इसका एग्जाम्पल आ गया है म्यूकर एवं राइजोपस। ये देखिए इसमें यहाँ पर ये सेप्टा है, ये सेप्टा है और इसमें यहाँ पे ये छिद्र है, देखिए बीच बीच में यहाँ पे ये छिद्र है। ये देखिए एक पोर है, तो इस एक पोर को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा, इस वाले को देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा और ये पूरा सॉलिड सेप्टम है। और अगर इन्हें साइड से दिखाई देते हैं, देखिए ये है एक बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाने वाला सेप्टम, ये सेप्टम है। और इसमें देखिए जैसे पिट्स में होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के ट्रैकीड्स पर जो पिट्स पाए जाते हैं और उसमें जो प्लग पाया जाता है, उसी प्रकार ये हमें लगभग दिखाई दे रहा है। और इस तरह से इस वाली संरचना को हम, क्योंकि ये एक कोष्ठक की भांति देने लग गया है यहाँ पे, इसको अगर साइड व्यू से देखें तो कोष्ठक को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेंथोसोम, तो इसको हम पैरेंथोसोम सेप्टम भी कहते हैं। इसी को ही हम आगे देख लेते हैं। देखिए डोलियोपोर, इस विशेष आकृति के पट की उपस्थिति वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों का प्रमुख लक्षण है। इस पट के बीच में उपस्थित छिद्र में दोनों तरफ उभार होते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ ये उभार, ये, और पट के बीच उपस्थित जो एवं एक ढोलकाकार स्थूलन पाया जाता है। इसमें ये देखिए ये जो है ये एक डिपोजिशन पाया जाता है। इस प्रकार के छिद्र के चारों ओर सघन रूप से अंतः प्रदवीय जालिका पाई जाती है, अर्थात एक अर्धचंद्राकार टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पैरेंथोसोम कहते हैं। डाइमॉर्फिज्म, कुछ विशेष प्रकार की कवक प्रजातियां जो पौधों एवं जंतुओं में संक्रमण करती हैं, उनमें यह प्रमुख लक्षण दिखाई देता है। जैसे कि कुछ प्रजातियां प्राणियों में संक्रमण का रोग उत्पन्न करती हैं
ये अपने परपोषी के शरीर से एक कोशीय यीस्ट जैसी रूप में पाई जाती हैं, परंतु जब इनको कृत्रिम पोषण या कल्चर मीडियम पर संवर्धित किया जाता है तो ये सुस्पष्ट कवक जाल का विकास करती हैं। इसके विपरीत बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य अस्टिलागो, जो पौधों पर कंड रोग उत्पन्न करता है, तथा एक अन्य रोगकारी कवक प्रजाति टेफ्रिना सामान्य परिस्थिति में तो परपोषी पादप शरीर में केवल कवक जाल के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जब इनको कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर उगाया जाए तो ये एक कोशिकीय थैलस प्रदर्शित करते हैं। इनके इस लक्षण को डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कवक प्रजातियां जैसे म्यूकर रॉक्साई एवं कैंडिडिया एल्बिकेंस इत्यादि में भी द्विरूपता पाई जाती है। कवक जाल में केंद्रकों की संख्या एवं स्थिति विभिन्न कवक सदस्यों की पटयुक्त कोशिकाओं में प्राय 1, 2 या अनेक केंद्रक मिलते हैं। विभिन्न कवक प्रजातियों के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में केंद्रकों की संख्या एवं जीनोटाइप विविधता दर्शाता है। अतः कवक जाल की कोशिकाओं में केंद्रकों की संख्या के आधार पर इनको निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि एक केंद्रकी या मोनोकैरियोटिक। यहाँ कवक सूत्र की प्रत्येक कोशिका में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है एवं सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप या जीनोटाइप एक समान होता है। दूसरा आ जाता है डाइकैरियोटिक। कुछ सदस्यों में लैंगिक जनन के समय अथवा कवक सूत्रों के आपस में उलझ जाने से एनास्टोमोसिस के दौरान एक कोशीय कवक सूत्र कोशिकाओं द्विकेंद्रीय या केंद्रक युग्मी या डाइकैरियोटिक हो जाती हैं। इस प्रकार अंततः पूरे कवक जाल की कोशिकाएं ही द्विकेंद्रकी हो जाती हैं। यह कोशिका में उपस्थित दोनों केंद्रक अलग अलग प्रभेद या स्ट्रेन्स या जीन प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। द्विगुणित या युग्म केंद्रकीय अर्थात सिनकैरियोटिक। इस संरचना में कवक सूत्र की कोशिकाएं द्विगुणित केंद्रक युक्त होती हैं तथा ये जीवन चक्र की वास्तविक द्विगुणित अवस्था या डिप्लॉइड फेज प्रदर्शित करती हैं। चौथा प्रकार रह जाता है होमोकैरियोटिक मल्टीन्यूक्लिएट। कुछ कवक प्रजातियों जैसे कि एस्परजिलस की प्रत्येक कोशिका में एक समान अर्थात एक ही जीन वाले अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्राय इस प्रकार के कवक जाल का विकास एक ही बीजाणु के अंकुरण से होता है। फिफ्थ प्रकार का आ जाता है हीटेरोकैरियोटिक मल्टीन्यूक्लिएट। कुछ विशेष अवस्थाओं में विरल रूप से कवक सूत्र की कोशिकाओं में उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अलग अलग जीन प्रारूप के अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये देखिए, आज जो बात थी वो ये थी डाइमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म और या के बारे में, डाइकैरियोटिक, माइसीलियम और ब्रांच्ड या सिंबल प्रकार के थैलस के बारे में। आगे के लेक्चर्स में अभी और भी बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स को लेकर के। थैंक यू।